हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज, गवर्नमेंट कॉलेज डेगाना, पॉलिटिकल साइंस का सह आचार्य। आज बीए पार्ट 3 प्रथम प्रश्न पत्र पश्चिमी राजनीतिक विचारक, उसमें प्लेटो को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। प्लेटो पश्चिम का पहला राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। इसका जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ और 347 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई। और ये पश्चिम का एक महान वैज्ञानिक था, राज वैज्ञानिक, और इसका गुरु था सुकरात। सुकरात से प्लेटो ने सीखा था कि सत्य को कैसे राजनीति में लाया जाए। प्लेटो की रचनाएं, वैसे तो रिपब्लिक सबसे महान रचना है, सर्वकालीन महान रचना है, लेकिन स्टेट्समैन, लॉज, अपोलॉजी, जॉर्जियस, प्रोटागोरस, क्रीशस और फ्रेडस इसकी प्रमुख रचनाएं। इसका शिष्य अरस्तु, जिसके बारे में हम बाद में भी चर्चा करेंगे। प्लेटो के जो रिपब्लिक की पुस्तक है उसमें शिक्षा के ऊपर सब बहुत अच्छा लिखा गया है, और इसीलिए रूसो कहते हैं कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अगर है तो रिपब्लिक है। तो आज हम शिक्षा सिद्धांत की चर्चा करते हैं। रूसो के हिसाब से, प्लेटो के हिसाब से यूनान में उस समय 2 प्रमुख नगर राज्य थे, और नगर राज्य में एक नाम था एथेंस का और दूसरा था स्पार्टा का। यहाँ 2 प्रकार की शिक्षा पद्धतियाँ चलती थीं। एथेंस में कहते थे कि शिक्षा देने का काम परिवार का है, तो परिवार खर्चा उठाए, परिवार शिक्षा दे। तो जो काम परिवार करता था तो वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करता था, और उन जो सब्जेक्ट्स होते थे वो जो होते थे उसमें कला के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन परिवार के द्वारा जो शिक्षा दी जाएगी वो प्लेटो मानता है कि उससे अज्ञानी और निकम्मे लोग निकलेंगे, इसलिए वो राज्य के द्वारा शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की बात करता था। स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी वो राज्य द्वारा नियंत्रित थी। उसमें व्यायाम के ऊपर और संगीत के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो स्पार्टा की पद्धति में क्या होता था कि शारीरिक प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा दिया जाता था, तो राज्य के लिए सैनिक तैयार हो जाते थे। और जब आप शारीरिक शक्ति की बात करते हैं तो फिर जो कोमल बात आती है कला की, उसको पीछे छोड़ दिया जाता था। तो प्लेटो की शिक्षा योजना जो थी वो बहुत ही शानदार योजना मानी जाती है। प्लेटो मानता है कि शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा कभी ख़त्म नहीं होती। आदमी पढ़ाई करना चाहे तो उसके लिए ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है। पढ़ाई बहुत बड़ी बात है जो एक व्यक्ति को ज्ञानी बनाती है। तो प्लेटो की शिक्षा योजना में एक आती है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, प्लेटो कहता है कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ है। माँ उसको बच्चे को ज्ञान देती है, पहला गुरु माँ है। 6 वर्ष से 18 वर्ष की जो आयु होती है उसमें बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा में क्या शिक्षा होनी चाहिए? व्यायाम की होनी चाहिए, संगीत की होनी चाहिए, और 18 साल तक बच्चों को जो हम शिक्षा देंगे उसके बाद में एक परीक्षा होगी। तो 18 साल की उम्र में बच्चा सैनिक वर्ग का निर्माण कर सकता है। जो फेल होगा, जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होगा, वो उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। ये एक बड़ी करिश्मेटिक, एक बहुत ही सोची हुई प्लेटो की योजना है कि वो जो अनुत्तीर्ण होते हैं उनका पहले ध्यान रखता है। उत्तीर्ण का तो सभी रखते हैं आज की शिक्षा योजना में। प्लेटो कहता है अनुत्तीर्ण होंगे तो उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। और उत्पादक वर्ग में कौन आते हैं? कृषक आएंगे, मजदूर आएंगे, शिल्पी आएंगे और व्यापारी वर्ग आएगा। तो ये 18 साल तक सैनिक, 18 से 20 के बीच में जो ये वर्ग होगा ये उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। उसके बाद आती है बात उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा फिर होती है शुरू 20 से 30 वर्ष के बीच में। 10 वर्ष तक बच्चे को फिर पढ़ाया जाएगा, और इसमें शासक और संरक्षक वर्ग, यही लोग इसमें भाग लेंगे। प्रारंभिक शिक्षा में सभी लेंगे, राज्य के सारे नागरिक जो हैं, स्त्री पुरुष सभी शिक्षा लेने के योग्य होंगे। लेकिन 20 से 30 वर्ष की शिक्षा जो होगी उसमें संरक्षक वर्ग भाग लेगा। तो आप देखेंगे शासक और संरक्षक वर्ग जब लेगा तो उनके लिए एक तो गणित होगा,
ज्योतिष होगा, नीति शास्त्र होगा, दर्शन शास्त्र होगा, और ज्योमिति जो गणित की एक शाखा है उससे प्लेटो ये कहता है कि उसकी एकेडमी में लिखा जाता था उसके गुरुकुल में कि जिसको ज्योमिति नहीं आती है वो इस आए ही नहीं, प्रवेश ही नहीं ले। मतलब प्लेटो ज्योमिति के बारे में इतना ज़्यादा कहना चाहिए वो भावुक था। तो 5 वर्ष के ये अध्ययन और 10 वर्ष की कुल परीक्षा, ये जो अध्ययन होता था, तो 30 वर्ष की आयु में फिर एक परीक्षा होती थी, और इस परीक्षा में फिर जो लोग अनुत्तीर्ण होते थे उस परीक्षा में जो, और फिर 30 से 35 वर्ष 5 साल के लिए फिर आगे की शिक्षा शुरू होती थी। और इन 5 वर्षों में द्वंद्ववाद, दर्शन शास्त्र, इसके ऊपर जोर दिया जाता था। तो आप देखिए 35 वर्ष की उम्र में फिर एक परीक्षा होती थी, और इस परीक्षा में जो पास होता था वो बड़े अधिकारियों में आता था। और 35 से 50 वर्ष के लिए प्लेटो कहता था कि राजा जो बनना चाहता है उसके लिए और अधिक एजुकेशन होनी चाहिए। तो 15 साल के लिए, क्योंकि 35 वर्ष तक तो आपने जो शिक्षा ली है वो प्रैक्टिकल ली है, लेकिन एक व्यवहारिक नॉलेज होनी चाहिए। और व्यवहारिक शिक्षा के लिए प्लेटो कहता है कि 15 वर्ष ज़रूरी हैं। तो ये 50 वर्ष की आयु में जो पूरी व्यक्ति शिक्षा लेके बाहर आता था वो होता था दार्शनिक राजा। तो प्लेटो की एक बहुत बड़ी ये बात है, बहुत बड़ी योजना है। आज के वक्त में भी आप देखेंगे बहुत अच्छी सोच है कि शिक्षा कभी ख़त्म नहीं होती है, और जो व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र तक ये सारी जानकारी हासिल कर लेगा, व्यवहारिक नॉलेज ले लेगा, तो 50 वर्ष के बाद में वो राजा बनेगा, दार्शनिक राजा। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं पे। तो पहली जो विशेषता है वो ये कहती है कि राज्य एक नैतिक ही नहीं, एक आध्यात्मिक संस्था है, क्योंकि ये मनुष्य की नैतिक शक्ति का एक सबसे बड़ा संगठन है। इस बात की शिक्षा प्लेटो ने अपने शिक्षा के सिद्धांत में देने की चेष्टा की है। दूसरी बात आती है कि मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का आधार मनोवैज्ञानिक है। मनुष्य की आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति इसमें ध्यान रखी जाती है। तीसरी बात आती है शिक्षा अपने आप में एक उत्तमता है। उत्तमता क्या है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा अपने आप में एक उत्तमता है जिसकी उपलब्धि है व्यक्ति का कर्तव्य, और इसका अंतिम उद्देश्य है सत्य की उपलब्धि। तो प्लेटो की शिक्षा के 2 पक्ष हो गए। नंबर 1 अंतिम सत्य की उपलब्धि, नंबर 2 समाज में व्यक्ति के अपने कर्तव्यों का ज्ञान। इस प्रकार इस संसार को माया या मिथ्या समझकर आत्मचेतना में निवास करना ही प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस अनुभूति के साथ संसार में अपने कर्तव्यों को जानना और उसका पालन करना उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आती है राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य सेवा प्रणाली। प्रोफेसर सेबाइन कहते हैं कि प्लेटो ने शिक्षा को जो महत्व दिया है उसका स्वाभाविक परिणाम ये निकलता है कि राज्य शिक्षा की मांग और पूर्ति के व्यापारिक सिद्धांत पर नहीं छोड़ा जा सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि वे उन आवश्यक साधनों की व्यवस्था करे जिनसे नागरिकों को अपेक्षित शिक्षा प्राप्त हो। शिक्षा राज्य के कल्याण और समरसता के अनुकूल हो। इसलिए प्लेटो की शिक्षा राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा प्रणाली है। फिर नेक्स्ट बात आती है स्त्री पुरुषों के लिए समान शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा स्त्री पुरुषों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, क्योंकि वे दोनों की क्षमता में कोई अंतर नहीं देखता है। वह दोनों के समान प्रशिक्षण पर बल देते हुए दोनों को राज्य के कार्यों के लिए तैयार करना चाहता है। प्लेटो के राज्य में स्त्रियां भी राज्य के पद प्राप्त कर सकती हैं। उसका विश्वास है कि लड़कों और लड़कियों की स्वाभाविक प्रतिभा में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर है मनुष्य का सर्वांगीण विकास। प्लेटो की शिक्षा योजना में मनुष्य का सर्वांगीण विकास है। शारीरिक विकास के लिए व्यायाम, जिम्नास्टिक शिक्षा, आत्मिक विकास के लिए धार्मिक, नैतिक व संगीत की शिक्षा, और बौद्धिक विकास हेतु गणित, तर्क और दर्शन शास्त्र की शिक्षा है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से प्लेटो एक ऐसी व्यवस्था निर्माण करता है जिसमें व्यक्ति समाज में अपने स्थान को निश्चित कर सके, अपने कर्तव्यों को भली भांति जानकर पालन कर सके और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए विशेषज्ञता प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है संरक्षक वर्ग तक सीमित।
प्लेटो की शिक्षा राज्य के सभी वर्गों के लिए नहीं है, वह संरक्षक और सैनिक वर्ग के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए इसमें व्यवस्था की बात नहीं है। निरंतरता, प्लेटो की शिक्षा योजना की एक विशेषता 50 वर्ष की लंबी अवधि तक चलने वाली शिक्षा है। इस प्रकार ये निरंतर चलती रहती है। अब हम इसकी आलोचना पे जाएं तो आप देखेंगे कि पहली बात आती है कि इसमें उत्पादक वर्ग की उपेक्षा है। प्लेटो केवल अभिभावक वर्ग की बात करता है, उत्पादक वर्ग को अलग रखता है। इसलिए राज्य की अधिकांश जनता जो है वो अंधकार में रहती है ज्ञान के। दूसरा है सर्वाधिकार का विरोध। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से शिक्षा पद्धति अनुचित इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत कवि और कलाकार को राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास किया गया है। तो स्वाधीनता कला और साहित्य के विकास की प्रथम स्थिति है और राज्य के कठोर नियंत्रण में यह संभव नहीं है। फिर पाठ्यक्रम में कमियां हैं। पहला है पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता नहीं है। दूसरा है पाठ्यक्रम में दर्शन गणित की तुलना और साहित्य की उपेक्षा है। और पाठ्यक्रम जीवन पर्यंत चलता रहता है, जिससे बहुत क्या कहना चाहिए एक आलस्य की स्थिति आ जाती है विद्यार्थी के लिए। नेक्स्ट है परस्पर विरोधाभासी सिद्धांत। एक तरफ तो प्लेटो जो है, बारकर कहते हैं कि एक तरफ तो प्लेटो का दर्शन राज्य को अपने कार्यक्षेत्र मानकर उसकी सेवा करता है, दूसरी ओर वे अनुभूतिक ज्ञान को अधिक उच्च मानता है और राज्य से भी ऊपर उठकर उसकी उपलब्धि करना चाहता है कि पूर्ति नहीं होती। नेक्स्ट है कार्य और चिंतन के आदर्श में असंगति। बारकर भी कहते हैं कि प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में कार्य और चिंतन के आदर्शों के मध्य एक प्रकार की संगति है। कभी प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का समाज में उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए साधन बनता है, कभी वे व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की योजना लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा की अवधि अत्यधिक लंबी। ये शिक्षा पद्धति 6 वर्ष से शुरू होती है और 50 वर्ष तक चलती है। तो इतनी लंबी अवधि है कि शिक्षार्थी ऊब जाता है, उसका शिक्षा संबंधी उत्साह फीका पड़ जाता है और आज के युग में ये अव्यवहारिक है। नेक्स्ट है न्याय सिद्धांत के विरुद्ध। प्लेटो ने उत्पादक वर्ग की शिक्षा की उपेक्षा कर अपने न्याय सिद्धांत की अवहेलना की है। यदि उत्पादक वर्ग को अपने शिक्षा से वंचित कर दिया तो वे कुशल व श्रेष्ठ कैसे बन सकेंगे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विकास का बलिदान। शिक्षा योजना राज्य पर इतनी अधिक आश्रित कर दी गई है कि व्यक्तिगत विकास का राज्य के हितों के सम्मुख बलिदान हो गया है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में व्यक्ति के स्वतंत्र विकास पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया है। और लास्ट पॉइंट है प्रजातांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत प्रकृति से कुलीन तंत्र अथवा अभिजातंत्री है और इससे शिक्षा के प्रजातांत्रिक मूल्यों की पूर्ण उपेक्षा की गई है। तो अब हम अंत में प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को देखते हैं। तो हम इस बात को मानने को विवश होंगे कि चाहे कुछ भी हो, प्लेटो ने उस समय शिक्षा पे इतना शानदार एक सोच रखी जो आज किसी न किसी रूप में फलीभूत हो रही है। मैक्सी जो है वो ये इसीलिए कहते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टतया आधुनिक लगती है। सेबाइन प्लेटो द्वारा प्रतिपादित यह सुझाव सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण है। तो साथियों, प्लेटो को जब हम पढ़ते हैं उसका शिक्षा सिद्धांत परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिपब्लिक जो लिखी गई है उसमें शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। अगले जो लेक्चर है वो प्लेटो का न्याय सिद्धांत होगा, जिस पर हम न्याय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।